हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। देखो, सीक्वेंस हमारा क्या होता था कि हर एक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग हम एक टर्म डेजिग्नेट कर देते थे। जैसे हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है 1, इसके करस्पॉन्डिंग हमने डेजिग्नेट कर दिया x1। सेकंड नेचुरल नंबर है हमारा 2, उसके करस्पॉन्डिंग x2। ऐसे 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 कोई भी nth नेचुरल नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग हमने जो टर्म डेजिग्नेट की वो है x है। और ये फॉर एवरी नेचुरल नंबर हमने उसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म डेजिग्नेट कर दी। अब ये जो टर्म्स हमने लिखी है x1 x2 xn, इनका यदि मैं एक कलेक्शन बना दूं इस टाइप से, मान लो मैंने लिख दिया, तो इसी कलेक्शन को हम बोलते थे सीक्वेंस। इसी कलेक्शन को हम बोलते थे सीक्वेंस। इसको लिखने का तरीका भी है, या तो आप इस तरह से लिखिए या इसको इस तरह से लिखिए। इसका मतलब भी वही है कि x1 x2 x3 ये सारी की सारी टर्म्स हैं, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों तरीके लिखने के हैं, सीक्वेंस लिखने के तरीके हैं ये हमारे। अच्छा, जैसे पहले बताया कि x1 x2 ये सारी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। इनको ही हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, भी हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर टर्म्स जो हम यूज कर ही रहे हैं कि एलिमेंट्स और टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ये भी हम बोलते हैं। ठीक है। अब ये टर्म्स कैसी हैं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि सीक्वेंस कैसी है। जो इन टर्म्स की प्रॉपर्टीज होगी वही सीक्वेंस की प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि हम मान के चलें कि जो सारी की सारी टर्म्स है ये रियल नंबर्स में, ये सारी की सारी टर्म्स रियल नंबर में, तो उस केस में जो हमें मिलेगी वो मिलेगी रियल सीक्वेंस, है ना। तो जैसे इसका एक एग्जांपल देखें, पहली टर्म आप मान लो 1 मान लो, दूसरी टर्म 1/2 मान लो, तीसरी टर्म 1/3 मान लो, है ना। तो nth टर्म इसकी क्या हो जाएगी 1/n। ये एक एग्जांपल है रियल सीक्वेंस का। इसी तरह से आप मान लो xn को आप मान लो R2 में भी मान सकते हो, आप R2 में भी मान सकते हैं ना, क्योंकि xn हम जिसमें से मानेंगे हमारी सीक्वेंस वैसी हो जाएगी। तो ये मान लो आप 1,1 मान लो, ये आप मान लो 1,1/2 मान लो, 1,1/3। तो इसकी जो nth टर्म हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी 1,1/n। ये सीक्वेंस इन R2 हो गई। इसी तरह से जो हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में करते हैं, थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में क्या होती है। जो nth टर्म होती है वो हमारी nth टर्म, यानी कि nth टर्म, या हम इसको बोलते हैं जनरल टर्म, क्योंकि nth n तो मतलब सब कुछ ही हो गया, तो nth टर्म या जनरल टर्म होती है वो एक फंक्शन होती है। जनरल टर्म एक फंक्शन होती है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, fn या फिर fn, इस तरह से। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का f1 f2, इस तरह से आप देखो चलते जाओ। fn वही जनरल टर्म हो गई, f1 को आप बोल दो x, f2 को बोल दो x², ऐसे चलते चलते fn क्या हो जाएगा आपका x की पावर n। ये क्या एग्जांपल हो गया। जरूरी नहीं है कि ये सिमेट्रिक ही हो, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। मान लो कोई दूसरी सीक्वेंस ले लो, f1 f2 fn, कुछ भी ले लो। f1 को जैसे x ले लो, f2 को आप ले लो log x, fn को ले लो e की पावर x, कुछ भी मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, बस ये सारे के सारे फंक्शंस होने चाहिए। अच्छा, कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट भी तो अपने आप में एक फंक्शन है ना। तो मान लो जैसे यहाँ पर मैं f3 लिख दूँ, f3 को मैं 3 ले लिया मैंने, सो 3 इज इटसेल्फ अ फंक्शन। कांस्टेंट्स भी तो अपने आप में फंक्शंस होते हैं ना, क्यों, क्योंकि 3 को हम 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं ना। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस। अब ये फंक्शंस जैसे हमने देखा, तो ये जैसे सारे के सारे फंक्शंस हैं। अब जैसे मैं, अब कोई भी फंक्शन हम लेते हैं तो उसकी कोई ना कोई डोमेन होगी और कोई ना कोई रेंज होगी। तो वो हम देखते हैं, वो इसमें इस केस में क्या होगा। तो जो पहली चीज हम जो मान के चलते हैं कि वो जितने भी सारे के सारे हमारे फंक्शंस हैं उन सबकी रेंज आर है। रेंज आर का मतलब क्या है कि सारे के सारे फंक्शन रियल वैल्यू है। रेंज आर बोल दो, या ऐसे बोल दो कि ऑल दीज फंक्शंस एफ एन आर रियल वैल्यू फॉर ऑल एन इन एन। ठीक है। और दूसरी चीज बचा क्या, डोमेन बचा। अब डोमेन तो देखो f1 का अलग डोमेन हो सकता है, f2 का अलग डोमेन हो सकता है। जैसे इस केस में तो आप चाहे सबका डोमेन r ले लो, इसका भी r ले लो, इसका भी r ले लो। r मतलब रियल नंबर्स है ना, इसका भी r ले लो, इसका भी r ले लो। लेकिन इस केस में क्या ऐसा कर सकते हैं, इसका r ले सकते हैं लेकिन इसका तो हम r नहीं ले सकते ना पूरा का पूरा। तो ऐसे ही हम एक जनरल केस लेके चलते हैं कि जिसमें f1 का डोमेन अलग होगा, f2 का डोमेन अलग होगा। ऐसे हर एक फंक्शन का अपना अपना कुछ ना कुछ डोमेन होगा। लेकिन हमें तो एक सीक्वेंस का डोमेन चाहिए। सीक्वेंस का हम एक ऐसा डोमेन डी लेंगे जो इन सारे के सारे फंक्शंस का कॉमन डोमेन हो। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जैसे मान लो
सपोज f1 मेरा एक फंक्शन है, मैंने लिया ये फंक्शन फ्रॉम r टू r ले लिया मैंने, सपोज करो, और f2 मैंने फिर से एक फंक्शन ले लिया फ्रॉम, ले लिया q टू r। ये मैंने दो फंक्शन लिए और बाकी जितने फंक्शन है fn फ्रॉम r टू r ही मैंने रखे, सारे के सारे फंक्शन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक्सप्लिसिटली फंक्शंस क्या है वो जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मुझे सिर्फ ये देखना है कि इनका डोमेन में क्या चूज करूं। तो ये एक सीक्वेंस बन गई n बराबर 1 टू इन्फिनिट, ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना। f1 का डोमेन r है, f2 का डोमेन q यानी कि सेट ऑफ रेशनल्स, और फिर f3 f4 f5 बाकी सारे फंक्शंस का डोमेन है r। तो इसमें देखो मेरे पास क्या चॉइस हो सकती है इसमें, ये चीज आप देखो कि क्या मैं कैन वी टेक d इक्वल्स टू r। इस वाली सीक्वेंस में मेरा f1 भी है, f2 भी है, f3 भी, सारे के सारे फंक्शंस हैं। तो क्या इस सीक्वेंस के लिए मैं d इक्वल्स टू r ले सकता हूँ? नो, ये मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज f2 is not well defined on q complement with the subset of r, यानी कि r के एक सबसेट पे जो कि सेट ऑफ इररेशनल्स है, वहां पर f2 तो मेरा डिफाइंड ही नहीं है। तो यदि मैं fn ऐसे लिखना चाहूँ तो ये तो मैं लिख ही नहीं सकता ना, ये तो मैं ऐसे लिख ही नहीं सकता क्योंकि f2 तो डिफाइंड ही नहीं है r के एक सबसेट पर। तो f2 जब डिफाइंड ही नहीं है तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं डोमेन को r ले ही नहीं सकता। तो अब मैं क्या डोमेन को मैं d ले सकता हूँ, सॉरी डोमेन को मैं q ले सकता हूँ, डोमेन को q में ले सकता हूँ क्योंकि f1 भी q पर वेल डिफाइंड है, f2 भी q पर वेल डिफाइंड, और f3 f4 f5 आगे के सारे फंक्शंस q पर वेल डिफाइंड है। तो देखो ये कॉमन डोमेन है, मतलब कॉमन डोमेन मुझे इसी तरह से चूज करने की, ये सारे के सारे फंक्शन उस डोमेन पर डिफाइंड होने चाहिए। q का कोई और छोटा सबसेट लेना चाहूँ मैं, मान लो n लेना चाहूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर c भी मैं ले सकता हूँ। हाँ, q से बड़ा मैं कुछ नहीं ले सकता, जैसे q यूनियन √2 है ना, ये भी एक सेट है, ये भी मैं नहीं ले सकता क्योंकि √2 पर f2 फिर से डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन आपको इसी हिसाब से चूज करना है कि सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर वेल डिफाइंड हो। तो ये हमने थोड़ी सी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन देखी है रिगार्डिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, कि उसकी क्या रेंज होती है, क्या डोमेन होता है, ये सारी चीजें हमने देखी है, और क्या क्या हम अजम्पशंस लेके चलेंगे। अजम्पशन इन द सेंस कि सारे के सारे फंक्शन हमारे रियल वैल्यूड होंगे और डोमेन डी मुझे एक कॉमन डोमेन की तरह से चूज करना है। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से इसको है ना हम कनेक्ट करके देखेंगे ताकि हमें समझने में थोड़ा ज्यादा मुश्किल ना हो। ये देखो एक तरफ मैं आपको रियल का बताता रहता हूँ, जैसे एक्स एन मान लो कोई भी सीक्वेंस है रियल्स की, सीक्वेंस ऑफ रियल्स की मान लो कोई भी है एक्स एन, है ना, और सपोज करो कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती थी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट से k in n such that xn minus x is less than epsilon for all n greater than equals to k। ये मेरी कंडीशन होती थी कब, जब एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर x है एक नंबर x पर कन्वर्ट करती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या ऐसी एनालोगस डेफिनेशन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में काम करेगी, देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, और यदि नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, करेगी तो किस तरह से करेगी। तो जैसे मान लो कि fn एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, डोमेन देखो, डोमेन मैं लिख रहा हूँ साथ साथ d टू r, लेकिन जहां भी नहीं लिखा होगा ये समझ के चलो कि डोमेन d है और रेंज r है। ठीक है, तो fn ये मेरी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना। सपोज मान के चल लो, सपोज fn कन्वर्जेस टू f। ठीक है, और मैं मान के, और ये हमने लेट कर लिया कि सपोज fn कन्वर्जेस टू f इफ सिमिलर डेफिनेशन होल्ड्स। अब ये देखना, ये इफ वाला पोर्शन है सारा, ये अभी हमें नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, हम देख रहे हैं कि ये क्या ऐसा हो सकता है। इफ सिमिलर सिचुएशन होल्ड्स, सिमिलर किससे, इससे सिमिलर सिचुएशन होल्ड्स, देन fn minus f is less than epsilon for all n greater than equals to k। ठीक है, अब देखो यदि ऐसी सिमिलर सिचुएशन हम होल्ड करना चाहें तो हमारे पास इस तरह की इनइक्वालिटी आएगी, इस तरह की इनइक्वालिटी आएगी। अब ये इनइक्वालिटी को हम थोड़ा सा स्टडी करके देखते हैं, देखो क्या होगा।
एफ एन एक फंक्शन है, क्योंकि एफ एन हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लिए तो एफ एन एक फंक्शन होगा। एफ उसकी लिमिट है तो एफ फिर से एक फंक्शन है, ये हम बताएंगे क्यों। ये एक फंक्शन ही होगा, अभी के लिए आप मान के चलो कि एक फंक्शन होगा। इस लेक्चर के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि यह फंक्शन क्यों होगा। ठीक है, तो एफ एन हमने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मानी, एफ इसकी लिमिट है फिर से एक फंक्शन है। एफ एन माइनस एफ दो फंक्शन का डिफरेंस इज अगेन अ फंक्शन। ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया, यानी कि कंपोजिशन आ गया ना फिर से भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू फंक्शंस मतलब दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया एक तरह से, तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज अगेन अ फंक्शन। तो इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में क्या है देखो, राइट हैंड साइड में एक रियल नंबर है। तो ये चीज तो कोई सेंस नहीं बनाई ना कि फंक्शन इज लेस देन अ रियल नंबर। ये तो बड़ी एब्सर्ड सी चीज आ गई। एफ लेस देन 1 का क्या मतलब हुआ, एफ एक्स लेस देन 1 तो फिर भी सेंस बना रहा है, बट एफ लेस देन 1 का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना जब तक हम स्पेसिफाई ना करके लेस देन 1 किस सेंस में लेस देन 1, है ना। तो एक तरफ फंक्शन है एक तरफ रियल नंबर है, तो ये वाली डेफिनेशन तो हमारी होल्ड नहीं की, यदि हमने हमने एज इट इज ऐसे लिखा तो फिर क्या करें। लेकिन इससे ना हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया, ये चीज जो मैंने यहाँ लिखी कि फंक्शन लेस देन 1 नहीं होगा, लेकिन फंक्शन की यदि हम वैल्यू ऑपरेट कर दे किसी पॉइंट पर तो फिर हम रियल नंबर में पहुंच जाएंगे, और जैसे एक बार हम रियल नंबर में पहुंच गए फिर तो हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई कर पाएंगे। तो रियल नंबर में पहुंचने के लिए क्या करें, चलो वो देखते हैं। तो हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास फंक्शन की सीक्वेंस है, मान लो f1 f2 fn, ये हमारे पास सीक्वेंस है। हमने क्या किया कि कोई एक पॉइंट ले लिया x नॉट इन d। जैसे ही हमने अभी ये पॉइंट लिया तो ये देखो fn मेरा कहां से क्या था, d से r में था। fn मेरा d से r में था, तो d के कोई भी पॉइंट को f नॉट r में r में ले जाएगा। तो fn f1 x नोट देखो क्या करेगा, ऑपरेट किया f1 x नोट आया, ऑपरेट किया f2 x नोट आया, और इसी तरह से जनरल टर्म को जब ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा fn x नोट। अब देखो x नोट d का पॉइंट था, f1 की रेंज r है, तो f1 x नोट मेरा किसका एलिमेंट हो जाएगा, r का एलिमेंट हो जाएगा। f2 x नोट भी r का एलिमेंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये सारे के सारे r के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो मिल गया ना, मुझे जो मुझे चाहिए था वो मिल गया कि fn x नोट इज अ सीक्वेंस इन r। ठीक है, अब जैसे कि मुझे R में सीक्वेंस मिल गई, R में तो मुझे पता है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं, तो वो अब मैं इस वाली सीक्वेंस का तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि ये कन्वर्ज करती है कि नहीं करती है। सो अब इसको लिखने का तरीका यही है कि इफ ये वाली सीक्वेंस, इफ fn, ये एक सीक्वेंस है ना, इफ fn सीक्वेंस कन्वर्जेस इन R, क्योंकि ये सीक्वेंस कहाँ पर है, R में ही है ना, तो कन्वर्ज भी कहाँ करेगी, R में ही करेगी। इफ दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस इन R देन वी राइट, इसको लिखने का तरीका देखो, देन वी राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पूरा लिखेंगे, fn exists और fn converges at x नोट, एट x नोट इन d, इस वाले पॉइंट पर ही कन्वर्ज करती है ना, तो इसलिए fn converges at x नोट इन d। ठीक है, ये तो हमने देख लिया ना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का देख लिया। अब इसके बाद देखो कि ये हमने d का कोई एक पॉइंट लेके देखा, और उस d के पॉइंट पर हमने देखा कि ये क्या कन्वर्ज करेगा या डाइवर्स करेगा। यदि ये कन्वर्ज कर जाता है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ये है ना। अब लेकिन जरूरी तो नहीं है कि d के ये सारे पॉइंट्स पर कन्वर्ज करे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, उस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो fn मान लो ये है, ये क्लोज इंटरवल 0 1 नहीं है, 0 और 1 सिर्फ दो एलिमेंट है इस सेट में, ये करली ब्रैकेट है दोनों तरफ। ठीक है, 0 से 1 में r में मैंने लिया, और किस तरह से लिया कि fn ऑफ x इक्वल्स टू nx, ये मैंने एक सीक्वेंस ले ली। केवल दो पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या 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 सिचुएशन बनती है हमारे पास। तो केस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा कि x इक्वल्स टू 0। देखो जब x इक्वल्स टू 0 है तो fn एट 0 कितना हो जाएगा, fn एट 0 इज n इंटू 0 विच इज अगेन 0, है ना। और ये सारे के सारे n के लिए ट्रू है, फॉर ऑल n इन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये सीक्वेंस बनेगी fn 0,
दिस इज नथिंग बट अ जीरो सीक्वेंस, और जीरो सीक्वेंस हो तो हमेशा कन्वर्ज करती है, एंड जीरो सीक्वेंस क्या, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस, तो जीरो सीक्वेंस कन्वर्जेस। तो केस x इक्वल टू जीरो के लिए तो ये कन्वर्ज कर गया है ना, तो एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज एट जीरो बिलोंग्स टू डी। तो केस टू देखो बचा हुआ ले लो, बस दो ही तो पॉइंट है, जीरो पॉइंट है, वन पॉइंट है, दोनों पे देख लेते हैं बारी बारी। तो एफ एन वन कितना हो जाएगा, एन की जगह एन रखो, एक्स की जगह वन रखो, एन इंटू वन इक्वल्स टू एन, ये भी फॉर ऑल एन इन एन है। ठीक है, अब ये वाली सीक्वेंस देखो एफ एन एट वन कितनी होगी, एफ एन वन सीक्वेंस कितनी हो जाएगी, सीक्वेंस एन हो जाएगी, और ये सीक्वेंस तो डाइवर्स करेगी, ये तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली लार्ज टर्म मिल जाएगी इसमें, दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस। तो देखो यहाँ पर केवल डी में ना केवल दो ही पॉइंट थे, यहाँ पर डी में केवल दो ही पॉइंट थे, फिर भी इस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है और इस पॉइंट पर डाइवर्ज करती है। तो वो सारे पॉइंट डी के, वो सारे पॉइंट्स एक नया सेट हमने डिफाइन कर दिया। तो डी नोट को हम देखो, डी नोट हमने नया सेट डिफाइन कर दिया, ये इस वाली चीज से आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या डिफाइन करने वाला हूँ। तो डी नोट एक मैंने नया पॉइंट डिफाइन कर दिया, एक डी के वो सारे पॉइंट्स जहां पर ये वाली जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है, ठीक है ना। तो इस केस में सिर्फ जीरो पे कन्वर्ट करती है, तो डी नोट में केवल जीरो आ जाएगा, है ना। और आर्बिट्रेरी केस के लिए ये डी नोट की एक तरह से डेफिनेशन होगी कि वो सारे डी के डोमेन के वो सारे पॉइंट्स जहां पर ये सीक्वेंस कन्वर्ट करती है। अच्छा एक चीज और, शायद मैंने स्टार्टिंग में आपको बताना मिस कर दिया कि जो डोमेन डी हम लेके चल रहे हैं ना, ये वाला, ये भी हम रियल नंबर्स का ही सबसेट लेके चल रहे हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। हर रियल नंबर से छोटा हो सकता है ये, मोस्ट प्रोबेबली छोटा ही होगा ज्यादातर केसेस में, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स से ले आओ या R2 से ले आओ, कहीं से ले आओ, नहीं, ये रियल नंबर का ही सबसेट होगा, ठीक है। हाँ, तो वापिस आते हैं इस पे कि डी नोट हमने इस तरह का सेट लिया, डी नोट मतलब वो सारे एलिमेंट्स डी के जहां पर ये सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्ज करती है, यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। अब अगला अभी हम क्या करने वाले हैं कि लिमिट एफ एन एक्स एग्जिस्ट तो कर दी, लेकिन ये लिमिट होगी क्या, वो अभी हम चेक करने वाले। जो अभी हमने ऊपर बताया था ना आपको कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो खुद एक फंक्शन होगा, वो फंक्शन कैसे होगा वो देखो, वो अभी हम देखने वाले हैं। हाँ, तो ये देखो लिमिट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं ना, लिमिट फंक्शन देखो, सीक्वेंस मेरी क्या है, F1 F2 इस तरह से Fn। अब देखो कन्वर्ज ये डी नोट मेरा एज इट इज वही रहने दो, डी नोट एक्स डी के वो सारे पॉइंट सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो डी नोट मेरे यही पॉइंट रहने दो। अब देखो जब हम लिमिट की बात करेंगे तो हम वही पॉइंट्स लेंगे ना जहां पर कन्वर्ज करते हैं, जहां पर कन्वर्ज नहीं करते हैं। तो आप जैसे मान लो कोई आपने एक्स, जैसे आपने कोई पॉइंट लिया एक्स नोट लिया, मान लो एक्स नोट इन डी नोट लिया, ठीक है। इससे आपने सीक्वेंस बनाई एफ एन एक्स नोट, क्योंकि एक्स नोट आपका डी में था, तो एफ एन एक्स नोट का मतलब क्या हुआ कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स नोट एग्जिस्ट। अच्छा इस चीज को जो लिमिट एफ एन टेंड्स टू इंफिनिटी एग्जिस्ट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि लिमिट, ये देखो ये सेम चीज है, ये लिखने के तरीके हैं, ये आप देखना, लिमिट एफ एन एक्स नोट इज लेस देन इंफिनिटी, ये वाली चीज और ये वाली चीज ये दोनों बराबर चीज है, ठीक है ना। चाहे ऐसे लिख दो आप, चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें सेम है ना। तो यहाँ से देखो मैं ये बताना चाह रहा था कि एक्स नोट कोई डी नोट में लिया, उससे आपने सीक्वेंस बनाई एफ एन एक्स नोट, क्योंकि एक्स नोट डी नोट का एलिमेंट है, तो इस एक्स नोट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स नोट एग्जिस्ट्स। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसको आप बोल दो से y, इस लिमिट को आप बोल दो y, दैट इज y नोट बोल दो, चलो एक मिनट के लिए y नोट बोल दो, दैट इज y नोट इक्वल्स टू, इस लिमिट की वैल्यू हमने y रख दी, बोल सकते हैं ना y को कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमने मान लिया भाई कुछ तो आएगी ना लिमिट, 0 आएगी, 1 आएगी, 100 आएगी, 1000 आएगी, कुछ तो आएगी ना, तो उस लिमिट को हमने बोल दिया y नोट। तो यहाँ से मुझे मिला y नोट। देखो x नोट मैंने एक एलिमेंट लिया d नोट का, उससे मैंने सीक्वेंस बनाई, उस सीक्वेंस की लिमिट आई y नोट, सो मुझे x नोट से y नोट पे आ गया, मैं एक प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद मैं x नोट से y नोट पे आ गया। ऐसे ही चलो अगला, चलो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, मान लो मैं कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, मान लो मैं d नोट का, ठीक है, डी नोट का मैंने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया, इससे मैंने वही सीक्वेंस बनाई एफ एन एक्स
एफ एन एक्स जैसे, क्योंकि एक्स मेरा डी नोट में था तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, इसकी लिमिट को बोल दो वाई, तो एक्स के लिए मुझे क्या मिल गया वाई। तो हर एक एक्स के लिए मुझे एक वाई मिल रहा है ना, फॉर ऑल एक्स इन डी नोट। तो क्या ये तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होगी? तो इस चीज को यूज करते हुए, इस रिलेशन को यूज करते हुए क्या मैं एक फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता एफ डी नोट से आर में सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये एक तरह से फंक्शन ही तो है। अच्छा, फंक्शन की वेल डिफाइंडनेस कहाँ से आएगी? यदि आपके मन में क्वेरी आनी चाहिए कि फंक्शन की वेल डिफाइंडनेस कहाँ से आएगी, तो जो फंक्शन की वेल डिफाइंडनेस है वो इस चीज से आएगी कि जो लिमिट है, लिमिट यूनिक होती है, कि x कि इस वाली सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होगी। ये ऐसे नहीं होगा कि y और z दो लिमिट नहीं होंगी, तब तो x के करस्पॉन्डिंग में दो वैल्यूज आएंगे ना, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। x के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक y मिलेगा, तो ये फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो इस वाले रिलेशन को यूज करते हुए कि x के थ्रू एफ एन एक्स सीक्वेंस बनी, उस सीक्वेंस की लिमिट ली y, तो इस वाली पूरी सीक्वेंस को यूज करते हुए मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डी नोट से आर। डी नोट क्यों लिया? यहाँ पर देखना डोमेन डी नोट है, यहाँ पर डोमेन डी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्स कहाँ पर कर रही थी? डी नोट पर ही कर रही थी। तो एक डी नोट से आर मैंने फंक्शन डिफाइन किया सो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अब बस वेरी सिंपल, अब एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया है, और वाई मेरा क्या था? इस वाली सीक्वेंस की लिमिट थी ना, इसको रख दो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स। वाई तो मेरा डमी वेरिएबल था तो इसको इग्नोर करो आप, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो ये आपकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होगी, जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था कि जो लिमिट आएगी वो भी एक फंक्शन आएगी। तो ये इस तरह से एक फंक्शन आएगा, ये अभी आपने देखा। और ऐसी कन्वर्जेंस, अभी ये कन्वर्जेंस देखो, कन्वर्जेंस एक्स पर डिपेंड कर रही है ना, कि भाई एक्स लिया तभी तो हमें एक सीक्वेंस मिली और वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। तो ये जो हमारी कन्वर्जेंस है ये एक्स पर डिपेंड कर रही है। तो एक्स पर डिपेंड करिए, यानी कि एक पॉइंट पर डिपेंड करिए, डोमेन के किसी पॉइंट पर डिपेंड करिए, इसीलिए इस कन्वर्जेंस को हम बोलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। इसीलिए इस कन्वर्जेंस को हम बोलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो हम देखते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ये देखने से पहले आपको एक बार ये चीज क्लियर होना देखो बहुत जरूरी है कि देखो एफ एन का डोमेन मेरा क्या था? डी से आर था, लेकिन एफ का डोमेन मेरा क्या है? डी नोट से आर। तो जो एफ का डोमेन है वो डी नोट है और एफ एन का डोमेन है डी। डी नोट हमेशा डी का सबसेट होगा, एटमोस्ट इक्वल हो सकता है, डी नोट कैन बी इक्वल टू डी, है ना, लेकिन डी डी इसका कभी भी सुपर सेट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये वाली चीज ना आप हमेशा ध्यान रखना, मतलब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी कभी नोटेशंस लिखो या डेफिनेशंस लिखो तो भी इस चीज को मेंशन करना ना भूलो कि डी नोट इज अ सबसेट ऑफ डी, सबसेट और इक्वल सेट ऑफ डी। ठीक है, हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो ये देखो भैया, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो डी भी आर से है, ये मैं लिख नहीं रहा बार बार, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि ये भी आर से है। ठीक है, इसके बाद लेट डी नोट बिलोंग्स टू डी एंड डी नोट अपना वही है, डी नोट देखो स्टैंडर्ड, ये सारी नोटेशन स्टैंडर्ड चलती आ रही है। डी डोमेन के लिए डी नोट वही वाला डोमेन। अब ये देखो हम बोलते हैं कि वी से दैट द सीक्वेंस एफ एन converges fn converges to f point wise, fn converges to f point wise on d node if for each x in d node the sequence देखो जो अभी हमने ऊपर किया ना, बस उसी को हमने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया। इफ द सीक्वेंस एफ एन एक्स
कन्वर्जेस टू एफ एक्स इन आर। एक बार रिपीट करता हूं मैं, देखो इस चीज को। ये कह रहा है कि एफ एन हमने कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ली, डी नोट सेट हमने उसी तरह से डिफाइन किया। एफ एक फंक्शन है जो डी नोट से आर में है। हम वी से दैट द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन डी। ये वाली चीज देखो बड़ा बड़ा जरूरी है, पॉइंट वाइज ऑन डी, इसको मिस नहीं करना है। एफ कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन डी एफ, क्योंकि कन्वर्जेंट अभी हम आगे देखेंगे, कन्वर्जेंट एक तरह की और होती है, तो जब तक आप मेंशन नहीं करोगे कन्वर्जेंस किस तरह से, पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्म, दूसरी यूनिफॉर्म होती है, तो ये लिखना ना बहुत एसेंशियल है, तो आप अपनी डेफिनेशन में इसको स्किप ना करें। सो ये कह रहा है कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन डी, पॉइंट वाइज बोल दिया तो हमें एक पॉइंट भी लेना पड़ेगा। इफ फॉर ईच एक्स इन डी नोट द सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स इन आर, क्योंकि ये दोनों, ये वाली सीक्वेंस हमारी आर में, तो ऑब्वियसली कन्वर्ज भी आर में करेगी, इसलिए इन आर। तो इससे कंफ्यूज ना होना कि सर सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस तो फंक्शंस के लिए कन्वर्जेस इन आर, नहीं, सीक्वेंस हमने भले ही फंक्शंस के लिए, लेकिन एफ एन एक्स सीक्वेंस तो आर में आ गई ना, इसलिए ये कन्वर्ज आर या कन्वर्ज आर में करेगी। इसकी अब एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा। तो सेम वही है कि लेट एफ एन, ये हमने सीक्वेंस ली है ना, ये डी से आर में हमने सीक्वेंस ली, लेट एफ एन ये, देन एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज। ये देखो ये बहुत जरूरी है, एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए फंक्शन एफ डी नोट हुआ। ये देखो ये इसमें इसके साथ लिख दिया, ऊपर अलग लिखा था वो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच, ये अब देखना यहाँ पर दो चीज आएंगी, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इन डी नोट, इनको नोट करो आप। if and only for each epsilon greater than 0 and x in d naught there exists a k in n, n यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या इसको कई बुक्स जो है वो k पॉजिटिव इंटीजर k भी लिख देती है, सो पॉजिटिव इंटीजर इज सेम एज नेचुरल नंबर है ना, सो देयर एग्जिस्ट अ k in n such that, वही जो अपनी डेफिनेशन जो हम करते आ रहे हैं एनालिसिस में, such that fn x minus fx is less than epsilon for all n greater than equals to k। ठीक है, ये हमने देखा। तो यहाँ पर देखो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और x इन डी नोट, ये दो चीजें हमने चूज की है ना, ये दो चीजें हम लेके चले और वहां से फिर हमें ये k मिला। डेफिनेशन दोबारा देखो कि एफ एन कोई भी सीक्वेंस है डी से आर में, अब हम बोल रहे हैं कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, ये एक साथ आएगा, converges point wise to a function f, f का डोमेन d नोट टू r, if and only for each epsilon greater than 0 and x in d नोट, दो चीजें हम लेके चले epsilon और x, such that, और इन दोनों को यूज करते हुए, या इन जब ये दोनों हम लेके चलेंगे तब हमें एक k in n मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से देखो एक बात हमें दिख रही है कि जो ये k है ये डिपेंड्स ऑन epsilon and x both। तो ये है ना पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की एक प्रॉपर्टी भी इसको आप कह सकते हो कि जो ये हमें k मिलेगा, जो नेचुरल नंबर k मिलेगा ना, ये एप्सिलॉन और x दोनों पर डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा इन द सेंस कि जब आप x को चेंज कर दोगे तो ये वाली सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, और सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो इस k की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी है ना, भले ही एप्सिलॉन चाहे फिक्स्ड हो उससे कोई, और ऐसे ही आप एप्सिलॉन चेंज कर दोगे तो भी k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये k इन दोनों पर डिपेंड करेगा। डिपेंडेंस का देखो एक एग्जांपल भी देखते हैं। देखो चीजों को ना मतलब अकॉर्डिंग टू मी चीजों को एग्जांपल के थ्रू समझना ज्यादा बेटर होता है कि एक हम ऐसे करेंगे, मैं पहले आपको डेफिनेशन दे दूं, फिर थ्योरम करा दूं, फिर डेफिनेशन दे दूं, सो दैट वुड बी वेरी मोनोटोन। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं, पहले हम चीजों को देखते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, फिर हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। सो आई थिंक दैट इज अ बेटर वे ऑफ स्टडिंग है ना। तो देखो जैसे अभी एग्जांपल देखो, मैंने आपको बताया ना कि उन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। तो ये देखो एफ एन मैंने किया 0 से 1 से r, ये क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पर कोई 2 पॉइंट सेट नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 है, वो पूरा का पूरा, मतलब बीच का भी इसमें 1/3 1/2 सब है इसमें। और एफ एन एक्स को मैंने डिफाइन किस तरह से किया, x की पावर n। इसके लिए मुझे देखना है कि k मतलब किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन और x पर डिपेंड करेगा, क्या दोनों पर डिपेंड करेगा या एक पर करेगा, और दोनों पर करेगा तो कैसे करेगा, एक पर करेगा तो कैसे करेगा। तो उसके लिए तो पहले मेरे पास f होना जरूरी है।
तो चलो पहले एफ निकालते हैं। तो ये फंक्शन देखे, देखो कि 0 और 1 पे तो बिल्कुल सीधा सीधा कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है। तो पहले एक बार उनके चीज को देखते हैं। सो x इक्वल टू 0 लिया तो एफ एन 0 कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 टू द पावर n विच इज 0 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n इन n, है ना। सो यहाँ से देखो f0 लिखो, f0 कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन 0, यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन 0 मेरा 0 है विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी केस टू बिल्कुल 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 इसी तरह से हो जाएगा। देखो x इक्वल टू 1 है, एफ एन 1 कितना हो जाएगा, 1 की पावर n, और 1 की पावर n तो हमेशा 1 होता है ना। 1 की पावर n तो कुछ भी कर लो आप, 1 की पावर तो हमेशा 1 ही होता है ना। और यहाँ से आप f1 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन 1, और यहाँ से आप देखोगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन 1 कितना है, 1 है, और लिमिट से कांस्टेंट तो बाहर आ ही जाते हैं ना, तो 1 कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। केस 3 देखो, केस 3 भी बहुत आसान सा है। 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है, 1 से स्ट्रिक्टली छोटा है, 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, उसकी आप इनफाइनाइट पावर्स कर दोगे तो किधर टेंड करेगा, 0 पर ही टेंड करेगा ना। 1/2 एग्जांपल लेके देख लो, 1/2 फिर 1/4 फिर 1/8 फिर 1/16, तो छोटा होता जा रहा है और अल्टीमेटली 0 पर जाके कन्वर्ट कर जाएगा, है ना। उस टाइप से देखो। सो यहाँ से मैं सीधा लिख रहा हूँ कि f ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये आप देखना, ये मैंने आपको बता दिया ना कि ये देखो, मैं चलो लिख ही देता हूँ, एफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स मेरा कितना है, x है, और ये मेरा हो जाएगा 0, क्योंकि x 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में पावर बढ़ाते जाओगे तो नंबर छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से मेरा f कितना आया, f ऑफ x को मैं डिफाइन कर रहा था, तो f ऑफ x कितना जाएगा, 0 और 1 केवल दो वैल्यू ले रहा है। 0 कब कब ले रहा है, 0 पे भी 0 ले रहा था ना, और ऐसे ही 1 कब कब ले रहा है, ये, ठीक है। तो मेरे पास fn मेरी सीक्वेंस थी 0 से 1 पे r, और f भी मेरा 0 से 1 से r आ गया। तो देखो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था ना कि d नोट में भी इक्वल टू d, तो ये वही वाला केस है कि d नोट इज इक्वल टू d, बस इससे बड़ा नहीं होगा, लेकिन कभी भी किसी भी केस में इससे बड़ा नहीं होगा। तो हम दोनों केस एक्चुअली देख चुके कि d नोट d का सबसेट था, जब हमने 2 पॉइंट सेट लिया था वहां पर, तो वहां पर d नोट केवल 0 आया था और d 0 और 1 दोनों थे। इस केस में देखो d नोट d के बराबर आ गया है, ठीक है। अब देखो एफ एन भी मेरे पास है, एफ भी मेरे पास है। अब मुझे वो पिछली वाली थ्योरम वेरीफाई करनी है, तो एक बार पिछली वाली थ्योरम देखो। इसमें मैंने क्या बोला था कि एप्सिलॉन और एक्स हम लेके चलते हैं, के हमें मिलता है, तो ठीक, कोई भी एप्सिलॉन और के लो, कोई भी एप्सिलॉन और के हम लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि के हमें क्या मिलता है। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एप्सिलॉन भी एक से छोटा ले लेता हूँ और एक्स भी मैं इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब आप इस चीज को देखो, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एन एक्स तो मेरा कितना, एक्स की पावर एन है, और 0x1 इस वाली चीज के लिए एफ एक्स कितना है, 0, विच इज इक्वल टू एक्स एन, और क्योंकि एक्स एन पॉजिटिव है तो इसको मोड़ के बाहर भी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, एक्स एन पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि एक्स मेरा पॉजिटिव है, इसलिए एक्स एन पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये देखो नाउ, ये वाली चीज तो हमने शायद सीक्वेंस में भी काफी टाइम यही चीज की थी ना, इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली एक्स की पावर एन इज लेस देन एप्सिलॉन। भाई ये दोनों चीजें बराबर हैं, जब ये एप्सिलॉन से छोटा होगा तभी तो ये छोटा होगा, और ये छोटा होगा तभी ये छोटा होगा, एक ही बात है ना। दैट इज इफ एंड ओनली, दोनों तरफ लोग ले लो, एन लोग एक्स इज लेस देन लोग एप्सिलॉन। अब देखो एप्सिलॉन भी एक से छोटा है, एक्स भी एक से छोटा है, तो दोनों के जो लोग आएंगे वो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। दैट इज इफ एंड ओनली इफ, तो जब लोग एक्स की साइड चेंज करेंगे तो इक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दैट इज इफ एंड ओनली एन इज ग्रेटर देन log एप्सिलॉन बाय log x। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो अब हम k ऐसा चूज करेंगे, चूज k इन n सच दैट k इज ग्रेटर देन log एप्सिलॉन बाय log x, ठीक है।
ये जो क्वांटिटी आएगी ना, ये तो कुछ भी आ सकता है, ये तो जरूरी नहीं है कि इंटीजर आए, लेकिन ये जो भी क्वांटिटी आएगी ना उससे जस्ट बड़ा जो इंटीजर होगा उसको हम इक्वल टू के चूज कर देंगे। जैसे मान लो ये आपका मान लो 2.87 आ गया तो हम के को 3 ले लेंगे, ये मान लो 4.85 आ गया तो के को हम 5 ले लेंगे, इस टाइप से है ना। और जैसे हमने के को बढ़ा लिया तो फिर हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ से ये चीज देखो, के किस पर डिपेंड कर रहा है, के डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, के डिपेंड्स ऑन एक्स, सो के डिपेंड्स ऑन बोथ एप्सिलॉन एंड एक्स। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जहाँ पे कि दोनों पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर रहा है और एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है ना। तो ये मैं जो थ्योरम में आपको यही बताना चाह रहा था कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में एप्सिलॉन और एक्स दोनों पर ये डिपेंड करता है। अब अब आप सोचोगे कि ये तो हमेशा ही करता होगा ऐसा, तो क्योंकि फंक्शन तो x के टर्म्स में होगा ना, तो x पर तो हमेशा ही करेगा, लेकिन कई कई फंक्शन हमें ऐसे मिलते हैं जहां पर ये x पर डिपेंड नहीं करता है। देखो उसका एग्जांपल देखते हैं भी, है ना। देखो उसका एग्जांपल देखो, एफ एन मैंने लिया कहाँ से कहाँ, वही 0 से 1 लिया, r लिया, और एफ एन एक्स जो मैंने लिया वो मैंने लिया x बाई एन, है ना, x बाई 1, x बाई 2, x बाई 3, n मेरा डिनोमिनेटर में। लिमिट देखो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स निकालो किसी भी पॉइंट पर, एफ ऑफ एक्स, एक्स जनरल पॉइंट लेके चल रहे हैं, है ना, लेट एक्स बिलोंग्स टू 0 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी देखो कितनी हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, यही होती है एफ एक्स की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स कितना होगा मेरा, x बाई एन, लिख दो x बाई एन। x को क्या मैं लिमिट से बाहर लिख सकता हूँ, ये देखो x को, x वैसे कांस्टेंट नहीं है x, लेकिन फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन द सेंस कि लिमिट के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है, क्योंकि लिमिट का वेरिएबल हमारा n है, तो लिमिट जो इसमें हो रही है वो n के रेस्पेक्ट में लिमिट हो रही है, और x n के रेस्पेक्ट में तो n फिक्स ही है ना, इसलिए x को मैं इस वाली लिमिट से बाहर लिख सकता हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो तब मैं x को बाहर नहीं लिख सकता था, ठीक है, तो x को मैंने बाहर लिख दिया। तो ये आप ध्यान रखना कि x कांस्टेंट नहीं है, x फिक्स्ड है विद रेस्पेक्ट टू द लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, यानी कि x डॉट 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो एफ एक्स मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, और ऑल एक्स इन डी, डी मेरा कितना था 0, क्योंकि देखो x तो मैं कोई भी एलिमेंट मान के चला था ना, और उन सारे एलिमेंट्स पे एफ एक्स मेरा 0 आ गया। तो फिर से देखो ये मेरा एक और केस बन गया है, एफ मेरा 0 से 1 से r है, और एफ भी मेरा 0 से 1 से r है, तो इसमें भी डी नोट इक्वल टू डी वाली केस आ गई। इसमें हम k देखते हैं, k निकालने के लिए फिर से वही चीज देखो, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, दोनों लेके चल लो, और x इन 0 1, पूरा का पूरा कुछ भी लेके चल लो, है ना, x इन 0 1, ठीक है, दो हमने लेके चले। एफ एन एक्स मेरा कितना है, x बाई एन, एफ एक्स मेरा कितना है 0, विच इज इक्वल्स टू x बाई एन, मोड को सेपरेट कर लो, x को अलग 1 बाई एन को अलग। अब ये चीज देखो आप एक बार, डोमेन 0 से 1 है, डोमेन 0 से 1 होने का मतलब क्या है कि 0 लेस देन x लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 लेस देन x मोड x लेस देन 1। भाई x जब 1 से छोटा है तो मोड x भी 1 से छोटा ही होगा, है ना, तो मोड x 1 से यहाँ पर छोटा ही होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये वही 1 से छोटा है, और 1 बाई एन पॉजिटिव है तो इसको मोड से बाहर लिख दिया, ठीक है, ये वाली चीज देखना, ठीक है। तो अब ये देखो फिर से वही चीज हम लिख रहे हैं, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 1 बाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन, इस वाले एग्जांपल में और लास्ट वाले एग्जांपल में एक वर्ड का बड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर हमने लिखा है इफ, लास्ट वाले एग्जांपल में देखो हमने क्या लिखा था, देखते हैं, लास्ट वाले एग्जांपल में हमने लिखा था इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स इक्वल थी, तो यदि ये छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा ही होगा, तो इधर हम इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे। इस वाले में हमने लिखा है इफ, कि यदि ये छोटा है तो ये छोटा होगा, यदि ये छोटा है तो जरूरी नहीं है कि ये भी छोटा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बड़े वाले को, हम इसको ही छोटा प्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है इफ, छोटी छोटी सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, लेकिन देखो मतलब पूरा चेंज हो गया। सो हमने देखा एफ एन माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 1 अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज
इफ n इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। फिर यहां से चूज k बिलोंग्स टू n सच दैट k इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। फिर से वैल्यू थी 0.3 है तो k को आप 4 लोगे इस टाइप से। क्यों लोगे 4? एप्सिलॉन की वैल्यू 0.3 मतलब 1/0.3, 1/0.3 मतलब 10/3, 10/3 मतलब 3.3 बार। और इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा? 4 ही होगा ना, तो इसलिए k को आप 4 चूज करोगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो कि k जो डिपेंड कर रहा है, k इज डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन। x तो यहाँ पर कहीं नहीं है ना, x तो इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस में k डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, ऐसे केसेस में जब कन्वर्जेंस होती है, ऐसे केसेस में भी कन्वर्ज कर ही रहा है ना, एफ एन एफ पे कन्वर्ज कर ही रहा है ना, तो ऐसे केसेस में जो कन्वर्जेंस होती है, such cases in such cases convergence is called यूनिफॉर्म। ऐसे केसेस में जो कन्वर्जेंस होती है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, है ना, कि x पर डिपेंड नहीं कर रही, कन्वर्जेंस कर रहा है बस सारे के सारे x पर कर रहा है ना। क्योंकि ये भी देखो, आप कोई भी x ले लो, सारे के सारे x पर ही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमने एक उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू और एक एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज को देखा। इसके बाद हम डेफिनेशन लिखते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। देखो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसकी डेफिनेशन देखो, फिर से वही वैसे ही लिखेंगे, अ सीक्वेंस एफ एन ऑन डी इन आर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। देखो वहां पर कन्वर्जेस पॉइंट वाइज लिख रहे थे हम हर जगह, यहाँ पर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली आ गया। तो इसलिए जब हम सीक्वेंस और फंक्शन की बात करते हैं तो खाली कन्वर्जेंस का कोई मतलब नहीं होता, आइदर कन्वर्जेस पॉइंट वाइज और आइदर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। सो कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली on dno to a function f dno to r if for each epsilon greater than 0 there exists a k in n such that क्या होगा बताओ, fn x minus fx is less than epsilon for all n greater than equals to k for all x in d नोट। ये चीज एक्स्ट्रा है ना। क्या क्या एक्स्ट्रा है देखो, एक तो फॉर ऑल एक्स इन डी नोट, ये वाली जो इनइक्वालिटी है, ये वाला एप्सिलॉन, ये वाला के, ये फॉर ऑल एक्स इन डी नोट के लिए काम कर जाएगा। तो वहां पर जो पॉइंट वाइज डेफिनेशन है, यहीं पर एप्सिलॉन के साथ साथ एक एक्स लेके चल रहे थे हम, ध्यान है ना। और यहाँ पर लेकिन हम यहाँ पर एक्स लेके नहीं चल रहे, बल्कि जो हमें ये एप्सिलॉन और के मिला है, ये सारे के सारे एक्स के लिए काम कर जाएगा। ऐसी कन्वर्जेंस को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अच्छा, अब हमने जैसे इस वाले ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो कि हमने पहले तो मतलब एक तरह से इसकी लिमिट ही निकाली थी ना, लिमिट हमने पॉइंट वाइज ही निकाली थी। तो चाहे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज करेगी ना। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में एक तरह से, हम यदि इसको ऐसे बोलना चाहें तो। कि देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने ये जो लिमिट निकाली थी एफ एक्स एफ एन एक्स, तो ये तो हमने निकाली तो पॉइंट वाइज लिमिट ही थी। ये बाद में जाके हमें पता चला कि ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा था। तो यहाँ से हम एक चीज तो हम यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, और इस डेफिनेशन से भी देखना, एक चीज तो हम बड़ा इजीली कंक्लूड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ये देखो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्यों? क्योंकि देखो ये फॉर ऑल एक्स इन डी नोट है, तो इन पर्टिकुलर किसी एक एक्स इन डी नोट के लिए तो करेगा ही करेगा ना, जब सबके लिए कर रहा है तो एक के लिए तो करेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये देखो कि इन दोनों में मतलब अंतर क्या होता है, तो बाय डेफिनेशन हमने अंतर देख लिया। ये तो मतलब हमने एक तरह से थ्योरेटिकल डिफरेंस देखा ना ये तो हमने, लेकिन इसका प्रैक्टिकलिटी में यूज कहाँ आता है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है इसकी,
यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, वो होती है टू प्रिजर्व प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये होता है टू प्रिजर्व प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस। तो उसका मतलब क्या हुआ, अब इस चीज का मतलब क्या होगा, टू प्रिजर्व प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस। ये देखो, जैसे एफ एन कोई भी सीक्वेंस है जो कन्वर्ट कर रही है एफ पर यूनिफॉर्मली ऑन डी नोट, ठीक है, ये ठीक है, ये सपोज हमारी सिचुएशन गिवन है। अब यदि ये एफ मेरे कंटिन्यूअस है तो एफ भी मेरा कंटिन्यूअस होगा, ये मेरा डिफरेंशिएबल है तो एफ भी मेरा डिफरेंशिएबल होगा। किस केस में, जब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है उस केस में, पॉइंट वाइज के केस में नहीं होगा। देखो आपको अभी इसका काउंटर एग्जांपल दिखाता हूं जो हम कर भी चुके हैं। ये देखो, ये देखो, इस केस में देखो, इस केस में क्या है, हमने जो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लिए x की पावर n है, x की पावर n एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमेशा कंटीन्यूअस होगा। सो fn इज अ सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस है ये, fn इज अ सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस। लेकिन इसकी जो लिमिट आई थी, इसकी लिमिट क्या आई थी, इसकी लिमिट आई थी 0 और 1। अब ये क्या 1 पर कंटीन्यूअस है, ये 1 पर कंटीन्यूअस नहीं है, ये 1 पर कंटीन्यूअस नहीं है। और ये हमने देखा भी था कि ये तो केवल पॉइंट वाइज ही कन्वर्ज कर रहा था, क्योंकि k की वैल्यू एप्सिलॉन और x दोनों पर डिपेंड कर रही थी ना। तो ये हमारे पास क्या था, केस ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस था। और यहाँ पर हमने देखा कि देखो एक कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस हमने लिया और उसकी लिमिट जो आई वो नॉट कंटीन्यूअस आई, यानी कि डिसकंटीन्यूअस आई। लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में ऐसा नहीं होता। इसी एग्जांपल में देख लो, जैसे x y n सारे के सारे फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसकी लिमिट कितनी आई, 0 आई। 0 कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है, तो ये भी कंटीन्यूअस और ये भी कंटीन्यूअस है ना, कंटीन्यूअस बोथ, ठीक है। तो ये यही वाली चीज है कि ये कंटीन्यूअस है तो ये भी कंटीन्यूअस होगा, ये डिफरेंशिएबल है तो ये डिफरेंशिएबल होगा। तो इसमें कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी आज हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम हमारा खत्म करते हैं लेक्चर आज का। तो ये देखो, P1 लिख देते हैं इसको, प्रॉपर्टी 1 को, है ना, लेट Fn बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड, be a sequence of real valued functions on देखो इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखो आप, चाहे एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन डी, या इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसको सिर्फ इतना लिख दो, डी से आर, बस। इसीलिए मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी बड़ी चीज को एक छोटे से उसमें लिख दिया, एफ एन फ्रॉम डी टू आर। आप चाहे पूरी लैंग्वेज लिखो चाहे सिर्फ ये लिखो कि एफ एन डी टू आर, एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन डी सच दैट ईच Fn is continuous on D, यानी कि D के सारे पॉइंट्स पर सारे के सारे Fn कंटिन्यूअस है। Let Fn converges to F, यहाँ पर F मेरा क्या है, D नोट से R है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस के बाद हमें लिखना पड़ेगा ना यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली या पॉइंट वाइज जो भी है, लेकिन इस केस में यूनिफॉर्मली। Let Fn converges to F uniformly on D node, then F is continuous at, continuous on लिख दो इसको, continuous on D node का मतलब क्या होगी, continuous at every point of D node, ठीक है ना। इसका अभी हम देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। देखो तो गिवन हमें देखो कितनी चीजें हैं। पहली चीज क्या गिवन है कि Fn कन्वर्जेस टू F यूनिफॉर्मली, ये पहली चीज हमें गिवन है ना। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, Fn इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल n इन n, ठीक है। ये दो चीजें हमें गिवन है, इनकी हेल्प से हमें शो क्या करना है, हमें क्लेम क्या करना है, हमें क्या शो करना है, टू शो F is continuous on D node। तो D node continuous on D node मतलब कि D node का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड x नोट बिलोंग्स टू D node be arbitrary, ठीक है। ये दो चीजें हमने ले ली। इस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूस शो करना, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में क्योंकि एप्सिलॉन आता है और वो हम लेके चलते हैं, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक नया हम डिफाइन कर रहे हैं, लेट एप्सिलॉन डैश बराबर एप्सिलॉन बाई 3,
ठीक है, ये है तो आप ये इसको अभी पता चलेगा ये हमने क्यों किया है। ठीक है, अब देखो सिंस पहली वाली चीज देखो, एफ एन एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ना, सिंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन डी नोट, तो इसका मतलब क्या होगा, बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या होगा, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0, ये वाला कंसीडर करेंगे, ये नहीं, ये तो लास्ट के लिए हमने बचा के रखा हुआ है, अभी हम वर्क करेंगे इससे करेंगे एप्सिलॉन डैश से। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स ए k इन n सच दैट, प्रॉपर्टी लिख दो वही वाली, सच दैट क्या थी, एफ एन एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स, ये x है कंफ्यूज ना होना n से, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k फॉर ऑल x इन d नॉट। ठीक है, दो चीजें आ गई। ये देखो सारे के सारे k से ग्रेटर देन सारे n के लिए ये चीज ट्रू है। सो इन पर्टिकुलर फॉर n इक्वल्स टू k, फॉर n इक्वल्स टू k क्या हो जाएगा, एफ के एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स इन डी नोट है ये, ठीक है ना, सब में डी नोट चल रहा है, फॉर ऑल अब सिर्फ एक्स इन डी नोट बचेगा, क्योंकि ये तो हम पर्टिकुलर ले चुके ना, इसको आप मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, इसमें फिर से पर्टिकुलर, क्योंकि ये सारे के सारे डी नोट के लिए है, तो इन पर्टिकुलर एक्स नोट के लिए भी होगा, क्योंकि एक्स नोट देखो हम कहाँ लेके चल रहे थे, एक्स नोट हम कहाँ लेके चल रहे थे, एक्स नोट हम डी नोट के एलिमेंट लेके चल रहे थे, ये वाली इनइक्वालिटी डी नोट के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। सो इन पर्टिकुलर फॉर x इक्वल्स टू एक्स नोट, लिख दो एफ के आ जाएगा, सॉरी एफ के ऑफ एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट इज लेस देन एप्सिलॉन। बस अब आगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि दो इसका भी पर्टिकुलर ले चुके और इसका भी हम पर्टिकुलर केस ले चुके, ये दो चीजें आ देखो। ठीक, यानी कि हमने देखो क्या किया, अभी हमने सिर्फ पहली वाली कंडीशन यूज की, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, दूसरी कंडीशन अभी हमने यूज की ही नहीं है, अब हम दूसरी कंडीशन यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी, नाउ सिंस एफ एन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एन इन एन एंड फॉर ऑल एक्स इन डी, पूरे के पूरे डी पर कंटिन्यूअस, तो डी के सारे एलिमेंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर से इन पर्टिकुलर, सो इन पर्टिकुलर ये सारे n के लिए ट्रू है तो एफ के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि सारे के सारे एफ एन कंटिन्यूअस है तो एफ के भी कंटिन्यूअस होगा। सो इन पर्टिकुलर एफ के इज कंटिन्यूअस, सारे के सारे डी के सारे एलिमेंट्स पर कंटिन्यूअस है तो एक्स नोट पर भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखो इस लाइन से हम, ये इतनी जनरल लाइन से हम इस पर्टिकुलर लाइन पर आ गए जो हमें चाहिए, जो हमें मतलब जिसकी हमें नीड पड़ेगी। ठीक है, अब एफ की कंटिन्यूटी एट एक्स नोट, इसकी डेफिनेशन में लिख दो। सो फॉर गिवन, ये यहाँ पर भी एप्सिलॉन डैश है, ये देखना कि मैंने शायद मिस ना कर दिया हो कहीं, आप देखना ये हम सब में एप्सिलॉन, क्योंकि हम एप्सिलॉन डैश लेके चल रहे हैं तो सब में एप्सिलॉन डैश आएगा। ठीक है, ओके, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में क्या मिलता था, पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता था, वहां पर एक डेल्टा मिलता था, देयर एग्जिस्ट्स ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या मिलेगा देखो, एफ के एक्स माइनस एफ के एक्स नोट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा। इसको कर दो आप नंबर 3। तीनों इक्वेशन देखो, 3 इक्वेशन मिल गई आपको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाओ जो हमें प्रूव करना है, हमें मतलब इस वाली चीज को एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट, इसको कुछ भी करके हमें एप्सिलॉन से छोटा लाना है फॉर एक्स माइनस एक्स नोट किसी डेल्टा में है उसके लिए। ठीक है, इसको देखो एफ एक्स हमने लिखा, इसमें आप करो माइनस, मैंने किया एफ ऑफ के एक्स का माइनस किया, एफ ऑफ के एक्स मैंने प्लस किया, सेम टर्म प्लस की सेम टर्म माइनस की, कोई अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, इसके बाद आप देखो, ठीक है, फिर से मैंने
एक टर्म मैंने माइनस की, क्या माइनस किया, एफ के एक्स नोट माइनस किया और इसी टर्म को मैंने प्लस कर दिया, एफ के एक्स नोट, ठीक है। और बचा क्या था भाई, ये तो मैंने लिख दिया, एक सिर्फ एक टर्म बची माइनस एफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, ठीक है। अब देखो इनको ना दो दो के पेयर्स बनाओ, अब दो दो के पेयर्स बनाओ, इन दोनों को एक साथ क्लब करो, ठीक है। इन दोनों को एक साथ क्लब करो, इन दोनों को एक साथ क्लब करो और ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दो। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हैं ना, मोड ऑफ ए प्लस इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ए प्लस मोड बी। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगानी है। तो पहला वाला एफ एक्स माइनस एफ के एक्स, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, एफ के एक्स माइनस एफ के एक्स नोट। तीसरा क्या आ जाएगा, एफ के एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट, ठीक है। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आया, इसको तो इसका ऑर्डर चेंज कर दो, बिकॉज मोड ऑफ ए इक्वल्स टू मोड ऑफ माइनस ए, ठीक है। एफ के एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ये वाली चीजें हैं, एफ के एक्स माइनस एफ के एक्स नोट प्लस एफ के एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट। एफ के एक्स माइनस एफ एक्स क्या था, देखो तीन ये यहाँ पर तीन चीज आ गई है, तीन इक्वालिटी से देखो। एफ के एक्स माइनस एफ एक्स मेरा एप्सिलॉन डैश से छोटा था, एफ के एक्स माइनस एफ एक्स मेरा एप्सिलॉन डैश से छोटा था बाई 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई 1। एफ के एक्स माइनस एफ के एक्स नोट, एफ के एक्स माइनस एफ के एक्स नोट, ये भी एप्सिलॉन डैश आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि हम यहाँ पर एप्सिलॉन डैश लेके चल रहे थे। तो ये भी मेरा एप्सिलॉन डैश से छोटा था बाई 3, ठीक है। और एफ के एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट ये बाई 2 हो जाएगा, एफ के एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट ये भी लेस देन, ये भी प्लस एप्सिलॉन ये हो जाएगा बाई 2। लेकिन जब हमने जब हमने 3 को यूज करके ये लिखा, जब हमने 3 को यूज करके इसको लेस देन एप्सिलॉन डैश लिखा, तो ये सारे x के लिए नहीं, सिर्फ इन x के लिए ट्रू है, तो ये वाली चीज इसमें एक्स्ट्रा साथ आ जाएगी, ठीक है। तो बस यही चीज हमें चाहिए थी, एप्सिलॉन डैश प्लस एप्सिलॉन डैश प्लस एप्सिलॉन डैश, ये कितना बन जाएगा, ठीक है। ये आई होप आपको आ गया। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो ये देखो एप्सिलॉन डैश प्लस एप्सिलॉन डैश प्लस एप्सिलॉन डैश कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन डैश, और एप्सिलॉन डैश मैंने कितना लिया था, एप्सिलॉन बाई 3 which is equals to epsilon. So मेरे पास ये आ गया ना, fx minus fx naught is less than epsilon for all x minus x naught less than delta. This implies that f is continuous at x naught. x naught कोई भी arbitrary point था d naught का, so यहाँ से मैं लिख सकता हूँ f is continuous on d naught. So ये आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। I hope you liked it. कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much.